नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और शरद पवार को सीबीडीटी का नोटिस मिल चुका है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शरद पवार ने चुनावों के दौरान जो हलफनामे पेश किए थे उनको लेकर जो सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स के जो सवाल हैं उनका स्पष्टीकरण दिया जाए, उनको विस्तृत तरीके से बताया जाए, अन्यथा उनके ऊपर 6 महीने जेल जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे ही नोटिस उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले को पहले ही मिल चुके हैं। और इसके बाद जब शरद पवार से इस बारे में पूछा गया तो शरद पवार ने ये कहा कि उन लोगों को यानी केंद्र सरकार को हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए वो इस तरीके के नोटिस हमें भेजते रहते हैं। इसके बाद में शरद पवार ने तमाम और भी बातें की जो कि बहुत ज़्यादा विवादित थी। शरद पवार ने यह भी कहा कि पिछले 3 महीने से जिस तरीके से एक खुदकुशी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम तंत्र उसमें उलझा हुआ है, उसकी बजाय किसानों की खुदकुशी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देश के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन एक व्यक्ति की खुदकुशी को इस तरीके से तूल देने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है शरद पवार का। उससे पहले शरद पवार ने यह भी कहा कि जो सांसद राज्यसभा से निलंबित हुए हैं, मैं उनके समर्थन में 1 दिन का उपोषण यानी कि उपवास करूंगा। और इसके पीछे उन्होंने ये भी कहा कि जो उपसभापति का जो आचरण था वो उचित नहीं था। इन सांसदों को उनके सवाल पूछने के अधिकार से वंचित करते हुए निलंबित किया गया है। यानी शरद पवार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन या डोला सेन जैसे जो सांसद थे, जो अभद्रता कर रहे थे, जो असंवैधानिक गतिविधियां कर रहे थे, जो माइक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, या जो रूल बुक फाड़कर उपसभापति के ऊपर फेंक रहे थे, या फिर संजय सिंह जैसे सांसद जो मार्शल के साथ हाथापाई करते देखे गए, दिग्विजय सिंह जैसे सांसद जो मार्शल के साथ हाथापाई कर रहे थे, इन सभी ने कुछ भी नहीं किया। ये लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे। और उपसभापति जो कि शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, इन लोगों से विनय कर रहे थे कि आप शांत हो जाइए, आप सही तरीके से सदन को चलने दीजिए, वो शायद लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। ये उल्टा आरोप लगाने की कोशिश की है शरद पवार ने। और उसकी वजह भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से शरद पवार के खिलाफ ये नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद शरद पवार को अपनी औकात समझ में आ रही है। पहले वो मानकर चल रहे थे कि वो मोदी सरकार उनसे डरती है, मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि पहले से शरद पवार के खिलाफ तमाम आय से अधिक संपत्ति के मामले लंबित हैं। और यही वजह रही कि शरद पवार इस पूरे मामले में बेफिक्र होकर चल रहे थे। लेकिन अब जब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले को नोटिस जारी हो चुका था, शरद पवार को भी ये नोटिस जारी हुआ और उसके बाद वो तिलमिला गए। तिलमिलाहट में जिस तरीके की बातें उन्होंने की है, जिस तरीके से कहा कि इन सांसदों के पक्ष में मैं उपोषण करूंगा, और उल्टे आरोप लगा दिया उपसभापति के ऊपर, जिन्होंने आज भी एक संवैधानिकता का या लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों का हवाला दिया, जब वो सुबह सुबह चाय लेकर उन सांसदों के पास पहुंच गए जो कि धरने पर बैठे हुए थे, और उनके द्वारा उनका अपमान किए जाने को भी भूल गए और उनके लिए चाय लेकर गए। लेकिन उसी उपसभापति को अब शरद पवार निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और शरद पवार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। इससे पहले शरद पवार ने जिस तरीके से कंगना रनौत के ऑफिस पे तोड़फोड़ हुई थी, उसको लेकर एक बार तो लगा था कि शायद शरद पवार कंगना रनौत के पक्ष में है, जब उन्होंने ये कहा था कि मुंबई के अंदर ऐसे तमाम अवैध निर्माण है। लेकिन उसके बाद में उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद, उद्धव ठाकरे से बातचीत होने के बाद में शरद पवार ने एक बार फिर पलटी मारी और शरद पवार ने कहा कि बीएमसीजी ने जो कार्रवाई की है वो कानूनों के तहत ही की होगी। यानी कि शरद पवार हर उस बात का समर्थन करते हुए नजर आते हैं जो उद्धव ठाकरे कहते या करते हैं। इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं कि शरद पवार को पता है कि सत्ता की मलाई वो और उनकी पार्टी तब तक ही खा सकते हैं जब तक उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठे हैं। और अगर उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाएगी तो निश्चित तौर पर शरद पवार की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। और ये जो मामला आया है, इलेक्शन कमीशन 2013 में क्लियर कर चुका था कि जो भी प्रत्याशी या चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके हलफनामे सही होने चाहिए, और अगर उनके हलफनामे में कुछ भी अप्रत्याशित है, कुछ भी गलत है, कुछ भी गैर जरूरी है या कुछ भी ऐसा है जैसे जानकारी छुपाई जा रही है, तब उसकी जांच सीबीडीटी करेगा। और इसी के तहत अब महाराष्ट्र के इन 4 बड़े नेताओं को सीबीडीटी का नोटिस जारी हो चुका है, जिसके बाद सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जांच करेगा कि इन लोगों ने जो हलफनामे लगाए हैं उनमें, और जो डेटा पहले से ही सीबीडीटी के पास है, यानी कि आईटीआर वगैरह जो भरते हैं ये लोग या इनकी जो कंपनियां हैं उनके आईटीआर,
उसके आधार पर क्या क्या इसमें गलत जानकारियां हैं, क्या क्या छुपाया गया है और किन चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। ये सारी बातें स्पष्ट होने के बाद इलेक्शन कमीशन इन लोगों को 6 महीने के लिए जेल भिजवा सकता है और उसके साथ साथ इनकी सदस्यता भी जा सकती है, जिससे शरद पवार के साथ साथ ये बाकी के 3 लोग भी बौखलाए हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ हर बात में हाँ मिला रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के तहत ऐसा लगता है कि जेल जाने में भी ये उद्धव ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए जाएंगे। और एक तरफ उद्धव ठाकरे का बेटा भी जेल जा सकता है तो दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी भी जा सकती है, जिसने पहले भी तमाम आरोप लगे थे कि कृषि आय से 300 करोड़ की आमदनी घोषित की थी एक बार सुप्रिया सूले ने, जिसकी खूब आलोचना हुई थी और लोगों ने यह पूछा था कि सुप्रिया सूले अपने खेतों में क्या उगाती हैं, क्या वो सोने के फल उगाती हैं या फिर उनके खेतों में जो पेड़ लगे हुए हैं उनके ऊपर पैसे उगते हैं, जैसा कभी मनमोहन सिंह कहा करते थे। तो ये सारे वो सवाल हैं जिसको लेकर अब बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं शरद पवार लोग। अब उनसे पूछ रहे हैं कि जब आप भारत के कृषि मंत्री थे तब सबसे ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी की थी, तब किसानों की जो आत्महत्या करने की दर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तब आपने क्या किया था? और इससे पहले यूपीए की सरकार आप समर्थन करते रहे थे, आपके कई मंत्री थे उसमें, उस समय भी यूपीए भी ये चाहता था कि ये जो किसानों के लिए जो इनकी आवश्यक वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं उनको निकाल दिया जाए और किसानों को अपनी वस्तुओं का मूल्य तय करने दिया जाए, खुले बाजार में उनको बेचने की छूट होनी चाहिए। आज जब सरकार उसी पर कानून लेकर आई है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी सरकार नहीं है, आप सत्ता में नहीं हैं। शरद पवार भूल चुके हैं कि इन्हीं कानूनों के लिए कभी कपिल सिब्बल जैसे वकील संसद में वकालत करते थे, इसकी पक्ष में बयान दिया करते थे और तब शरद पवार जैसे लोग उनके समर्थन में मेजर थपथपाया करते थे। लेकिन अब चूंकि सत्ता बदल चुकी है, अगर दूसरी पार्टी इन्हीं कानूनों को लेकर आ रही है तो इन्हें उसमें खामियां नजर आती हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एमएसपी को भी बढ़ाने का काम किया रबी फसलों के लिए, और उसके अलावा सरकार की योजना ये भी है कि मिनिमम परचेजिंग प्राइस का भी एक बिल आगे आने वाले भविष्य में सरकार लेकर आ सकती है, जिसके तहत जो किसान होता है उससे कोई भी व्यक्ति अगर उसका सामान खरीदता है तो निश्चित तौर पर वो एक निर्धारित मूल्य से नीचे नहीं खरीद पाए और उस मूल्य से उसको ऊपर की बोली लगानी पड़े। ऐसा एक कानून बनाने की अभी योजना में है कृषि मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर ये कानून आता है तो किसी भी तरीके से किसान का जो शोषण होने की संभावना है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, क्योंकि एमएसपी पहले से है। एमएसपी का मतलब ये होता है कि अगर किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा हो और एक जो मिनिमम मूल्य या न्यूनतम मूल्य सरकार ने निर्धारित कर रखा है, अगर उससे कम पे लोग खरीदने की बात कर रहे हैं तो किसान उस मूल्य पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। और अगर एमपीपी आता है यानी कि न्यूनतम खरीद मूल्य अगर आ जाएगा, उसके बाद ये निर्धारित हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर या उसको मजबूर करके उस मूल्य से नीचे स्तरों पर किसी भी तरीके से किसान के उत्पादित सामान को नहीं खरीद पाएगा। जैसा कि जिसकी कहानियां बनाई जा रही हैं या जिसको लेकर यह आलोचना हो रही है कि इससे नीचे पर कॉरपोरेट किसान से सस्ता माल खरीदेंगे, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि किसान भी इतना अब भोला नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसको डरा धमकाकर उसका सामान उसकी मर्जी के मूल्य के बजाय अपने मर्जी का मूल्य थोप कर खरीद ले। पहले होता यह था कि मंडियों में बाहर इतनी लंबी लाइन लग जाती थी, किसान मजबूर हो जाता था और अपनी जिन्स खराब ना हो जाए इसकी वजह से किसान जल्दी से जल्दी उसको बेचना चाहता था। और लेकिन अब चूंकि ये पूरी तरह से खोल दिया गया है और किसानों के ऊपर जिस तरीके से मंडी में माफिया होता था, जो दलालों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता था जो किसान पर दबाव बनाते थे, और उस दबाव में किसान कई बार बारिश के डर से या दूसरे डर से बहुत सस्ते में अपना माल बेच दिया करता था। उसके साथ साथ जो मंडी माफिया होता था वो ये कहता था कि ये तो सरकारी रेट है, सरकारी रेट तो मिलता नहीं है, हम इससे नीचे पर खरीदेंगे। यानी कि जो एमएसपी होता है उससे भी वो नीचे खरीदने की बात करते थे और किसान पर दबाव डालकर उसको खरीद लिया करते थे। लेकिन अब सरकार ने जब 3 बिल ले आई है उसके बाद में सरकार ने एमएसपी भी बढ़ा दिया है और साथ ही साथ सरकार अब न्यूनतम खरीद मूल्य का कानून भी लाने वाली है। वो आने वाले भविष्य में आएगा, क्योंकि इस समय वो लाने से इसलिए उसको अभी टाला गया है क्योंकि अगर उसको लेकर आते हैं तो फिर ये बुराई करेंगे कि एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है, जबकि एमएसपी ख़त्म नहीं किया गया। और इसी का जवाब देने के लिए सरकार ने आनन फानन में एमएसपी के बढ़े हुए रेटों की घोषणा की, जो कि पिछले रेटों से 50 से
लेकर 250 रुपये तक ज़्यादा हैं। चने के रेट करीब 225 रुपये ज़्यादा हैं, गेहूं का रेट 75 रुपये करीब ज़्यादा है, जौ का रेट 50 रुपये ज़्यादा है। तो ये सीधे तौर पर किसान की आय को बढ़ाने का ही एक मैकेनिज्म है जिस पर सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन शरद पवार जैसे लोगों को ये नहीं दिखेगा, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से अवसरवाद की राजनीति में लिप्त हो गए हैं। और यही वजह है कि शरद पवार खुलकर उन मवाली गुंडागर्दी करने वाले सांसदों का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में उपवास कर रहे हैं और साथ ही साथ उपसभापति को ही दोष देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका कोई दोष नहीं था। तमाम वीडियो ऐसे थे जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता था कि डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह जैसे जो सांसद थे, डोला सेन जैसे सांसद थे, वो किस तरीके की अभद्रता कर रहे थे। और जब मार्शल उन्हें रोकने आते हैं तो उनके साथ भी हाथापाई करते हैं। और सेक्रेटरी जनरल की जो टेबल होती है जिस पर बैठकर पूरा का पूरा सचिवालय काम करता है, तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, तमाम नियमों कानूनों को साथ साथ देखता रहता है, उन टेबल के ऊपर खड़े होकर जिस तरीके की अभद्रता की गई, जिस तरीके की सड़क छाप प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर, सड़क छाप नारेबाजी को लेकर जब उपराष्ट्रपति ने कार्रवाई की और इन सभी सांसदों को निलंबित कर दिया, उसके विरोध में अब सारी विपक्षी पार्टियां एक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अवसरवाद की नए तरीके की राजनीति है जिसमें शरद पवार भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि सीबीडीटी की जांच उनके खिलाफ जारी है। जय हिंद, जय भारत।